जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ एंड फ्रीडम, इसलिए हम इसको इम्पोर्टेंट बता रहे हैं क्योंकि किसी भी इंसान के लिए जीने का अधिकार जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर उससे यही अधिकार छीन लिया जाए तो बाकी सारी बातें व्यर्थ होती है। तो किसी भी इंसान के लिए जीवन और जीवन से जुड़ी हुई लिबर्टी ये बहुत मायने रखती है। तो जापान का कॉन्स्टिट्यूशन भी ये राइट उनको देता है और इसी राइट्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किए गए हैं। तो और न केवल ये राइट दिया गया है बल्कि राइट टू लाइफ एंड फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ और प्रोविजंस जापान का कॉन्स्टिट्यूशन करता है। तो वो सारी बातें आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 31 से लगाकर 40 तक, मतलब 10 अनुच्छेदों के अंदर इन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। जैसे एक मैं कल आपके सामने शेयर कर चुका हूं, आर्टिकल 31 जीने के अधिकार, मतलब एक जनरल कंडीशन के अंदर हर व्यक्ति को जीवन, सामान्य जीवन जीने का पूरा अधिकार है। उससे उसको उस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता सामान्य परिस्थितियों में। और स्पेशल कंडीशन या सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा था, अगर कोई क्राइम करता है और अगर उसको जुडिशरी पनिशमेंट देती है तब उसको इस अधिकार से वंचित किया जा सकता है, वो लीगली वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज जनरल कंडीशन के अंदर कोई भी व्यक्ति जीने का अधिकार रखेगा। ये है आर्टिकल 31। फिर आर्टिकल 32 की जब हम बात करते हैं तो ये अब जो मैं आज बताने जा रहा हूँ वो भारत के अंदर भी है, जापान के अंदर भी है और मोर और लेस हर कंट्री के अंदर ये राइट मिलते हैं। तो वो राइट्स हैं क्या? ये सारे जो आगे की बातें हैं वो आर्टिकल 31 से रिलेटेड है। जैसे आर्टिकल 32 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के अंदर न्याय पाने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति ये फील करता है कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है, इनजस्टिस किसके माध्यम से? अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इनजस्टिस किया है, अगर स्टेट ने किसी इंडिविजुअल के साथ इनजस्टिस किया है, अगर स्टेट के किसी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन ने व्यक्ति के साथ इनजस्टिस किया है, तो वो पूरा अधिकार रखता है कि कोर्ट में जाकर, जुडिशरी के अंदर जाकर अपना पक्ष रखे और वहां से न्याय प्राप्त करे। तो ये न्याय पाने का अधिकार बिना किसी भेदभाव के, जो बात कल हमने राइट टू इक्वालिटी के अंदर पढ़ी थी, वही चीज यहाँ पर है कि एक कॉमन मैन राइट टू जस्टिस का अधिकार रखता है कोर्ट में जाने का, जाकर। तो ये आर्टिकल 32। अब आर्टिकल 33 जो है एक और इम्पोर्टेंट, इसमें आप लोग देख सकते हैं वारंट की अनिवार्यता। अब वारंट क्या है? अब हम लोग यहाँ पर ये बता सकते हैं कि आप लोगों ने फिल्मों में या मूवीज के अंदर, सीरियल्स के अंदर, या हो सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये देखा हो, सुना हो, समझा हो कि जब भी कोई व्यक्ति सस्पेक्ट होता है, यानी कि जिसके ऊपर पुलिस को संदेह होता है कि इस व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है या क्राइम किया होगा, तब उसको वो अरेस्ट करने जाती है, गिरफ्तार करने जाती है। तो गिरफ्तार करने से पहले पुलिस का ये काम, दायित्व बनता है कि वो उस एरिया का जो भी जुडिशियल ऑफिसर है, सक्षम न्यायिक अधिकारी जिसको हम कहते हैं, उसके हस्ताक्षर का एक कागज जिसको ऑफिशियली वारंट कहा जाता है, उस वारंट के आधार पर ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसे ही नहीं कि पुलिस हर किसी को जाकर गिरफ्तार कर लेगी। तो ये अगर आज सपोज मेरे को भी, इंडिया के अंदर भी ये हमारे पास राइट है, आज मेरे को भी पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो मैं पुलिस से पूछ सकता हूँ कि बताओ मेरा आपका वारंट कहाँ है जो मेरे नाम पे इशू किया गया है। तो ये एक वारंट की अनिवार्यता किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जापान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत की गई है। यहाँ मैं केवल गिरफ्तारी की बात कर रहा हूँ। आर्टिकल 33 किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट की अनिवार्यता की बात करता है। फिर आर्टिकल 34 ये भी इंपॉर्टेंट है, जो भारत के अंदर भी है। आर्टिकल 34 क्या कहता है कि अगर पुलिस या स्टेट का कोई इंस्टीट्यूशन किसी सस्पेक्ट को, किसी आरोपी को गिरफ्तार करने जा रहा है तो सबसे पहले उसको उसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि क्यों आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। बिना सूचना के, बिना उसको अंधेरे में रखे हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो ये आर्टिकल 34 का पहला प्रोविजन कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसको उसकी इंफॉर्मेशन, उसका रीजन उसके सामने एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आर्टिकल 34 एक और प्रोविजन करता है उस सस्पेक्ट के लिए कि
उसको ये अधिकार है कि वो अपना पक्ष रखने के लिए, अपने को बेगुनाह साबित करने के लिए अपना वकील जो कि उसका पक्ष जुडिशरी के अंदर रखेगा, उसको हायर करने का अधिकार आर्टिकल 34 देता है। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि अगर किसी सस्पेक्ट या किसी विक्टिम को पकड़ लिया तो उसको उसका पक्ष रखने की आजादी नहीं है, उसको भी अपना पक्ष रखने की आजादी जापान का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो ये आर्टिकल 34। इसी तरह आर्टिकल 35, इसमें भी वारंट को एसेंशियल बनाया गया है, लेकिन ये कौन सा वारंट है? सर्च वारंट। देखो मैंने अभी कहा था आर्टिकल 33 में भी वारंट को एसेंशियल बनाया था, लेकिन वो गिरफ्तारी के लिए था, और आर्टिकल 35 के अंदर सर्च वारंट को अनिवार्य बनाया गया है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर संदेह है और ये पुलिस को ये डाउट है कि हाँ इसने कोई इलीगल काम कर रखा है, कोई सामान छिपा रखा है, उसके घर से कोई फैक्ट्स कलेक्ट करने हैं, तो उसकी घर की तलाशी के लिए, घर ऑफिस कुछ भी, उसकी तलाशी के लिए एक वारंट जो कि एक सक्षम न्यायिक अधिकारी यानी कि जो जुडिशियल ऑफिसर है उसके द्वारा वो वारंट जारी किया जाना आवश्यक है। अगर ये वारंट होगा तभी उस सस्पेक्ट के घर की तलाशी ली जा सकती है। तो तलाशी के लिए भी सर्च वारंट की अनिवार्यता आर्टिकल 35 करता है। फिर आर्टिकल 36 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 36 और भी ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जिसको हम कहते हैं कि मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाए हुए है। आर्टिकल 36 क्या कहता है कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी अपराधी के साथ क्रूर दंड नहीं दिया जाएगा, क्रूर दंड का निषेध किया गया है। जैसे आपने बहुत सारे बहुत बार सुना होगा कि फला कंट्री में आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ काट दिया जाता है, इस प्रकार का पनिशमेंट दिया जाता है। तो वो एक प्रकार का अमानवीय दृष्टिकोण है। हाँ, लेकिन अपराधी को दंड जरूर मिलना चाहिए, लेकिन मानवता के ग्राउंड पे मिलना चाहिए। तो ये बात आर्टिकल 36 करता है कि क्रूर दंड निषेध होगा और जो जो सामान्य मानवीय गरिमा वाले दंड है उन्हीं से अपराधियों को दंडित किया जाएगा। ये आर्टिकल 36। आर्टिकल 37 एक और बात यहाँ पर इंडिकेट करता है, और वो ये कि जो भी, देखो मैंने आपको पहले बताया था कि मुकदमे हमेशा दो प्रकार के होते हैं। एक जो जमीन जायदाद पैसे से जुड़ा होता है उसको हम हमारी लैंग्वेज में दीवानी मुकदमा कहते हैं, और दूसरा जो लड़ाई झगड़ा चोरी डकैती खून खराबे से जुड़ा होता है उसको हम फौजदारी मुकदमा कहते हैं। तो जापान में आर्टिकल 37 इसी प्रकार का जो फौजदारी मुकदमे हैं उनसे रिलेटेड है। तो उसके बारे में आर्टिकल 37 क्या कहता है कि किसी भी ऐसे फौजदारी मुकदमे में किसी भी व्यक्ति को एक इंडिपेंडेंट अनबायस्ड जुडिशरी से, देखो पहला वर्ड क्या है? इंडिपेंडेंट अनबायस्ड जुडिशरी, यानी कि एक निष्पक्ष न्यायालय से शीघ्र और सार्वजनिक न्याय। सार्वजनिक न्याय मतलब ऐसा नहीं कि बंद कमरे में उस सस्पेक्ट के खिलाफ या उस विक्टिम के खिलाफ केस सुन लिया और उसको पनिश कर दिया या उसको फ्री कर दिया, ऐसा नहीं। जो भी कार्रवाई होगी वो पब्लिक डोमेन के अंदर होगी, लोगों को पता चलेगा कि हाँ इस अपराध के लिए इस व्यक्ति को ये मुकम्मल सजा दी गई है। तो ये एक पब्लिक डोमेन वाले एस्पेक्ट जो है वो, और तुरंत मतलब केस को ज्यादा लिंगर ऑन नहीं किया जाएगा, उसको लंबा लंबा खींचा नहीं जाएगा। शीघ्र और सार्वजनिक न्याय एक व्यक्ति को फौजदारी मुकदमे में पाने का अधिकार होगा, यह आर्टिकल 37 बताता है। इसी तरह आर्टिकल 38 की जब हम बात करें, ये हमारे यहाँ भी है। सपोज करो मेरे ऊपर कोई आरोप लगाया है ना, कि मैंने चोरी की है, तो पुलिस मुझे ही मेरे विरुद्ध गवाह नहीं बना सकती। मतलब एक व्यक्ति को जो जिसके ऊपर आरोप लगा है, जो सस्पेक्ट है या विक्टिम है, उसको उसके खिलाफ गवाही देने के लिए पुलिस या उससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन उसको बाउंड नहीं कर सकते। अगर वो सेल्फली मतलब खुद विलिंगली एक्सेप्ट करता है, अपनी इच्छा से अपना अपराध कबूल करता है, तब तो वो ठीक है। लेकिन उसको फोर्सफुली दंड के या डंडे की शक्ति के आधार पर उसको एक्सेप्ट नहीं करवाया जा सकता, उसको अपने खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये एक और आर्टिकल 38 के अंदर जो व्यक्ति के जीवन और उसकी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी से जुड़ी हुई जो बातें वो अधिकार दिया गया है। और लास्ट इसी के अंदर जब हम आर्टिकल 39 की बात करते हैं तो आर्टिकल 39 के अंदर ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को डबल डेंजर या उसको ऐसी स्थिति के अंदर नहीं रखा जाएगा जहां उसको थ्रेट मिलता हो, दोहरा खतरा ना हो, मतलब दो तरीके से उसको संशय की स्थिति में नहीं हो, दो तरह से खतरा ना हो। अब इस दो तरह से खतरे का मतलब या दोहरे खतरे का मतलब क्या है? दोहरे खतरे का मतलब ये है कि एक ही व्यक्ति को एक ही अपराध के बारे में दो बार सजा
दो तरह से सजा नहीं दी जाएगी। मतलब एक व्यक्ति ने अगर एक क्राइम किया है तो उसको उसी क्राइम के बदले में जो लॉ कहता है, जो कानून कहता है, उस कानून के आधार पर उसको सजा दी जाएगी। तो ये आर्टिकल 39 का प्रोविजन है। तो जब अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 31 से लगाकर ये जो 39 तक सारे इश्यूज हैं, जो सारे राइट्स हैं, इन सब के पीछे एक ही उद्देश्य है कि कैसे हर व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित रखा जाए और वो अपने जीवन को अपने हिसाब से जिए। ये सारी बातें राइट टू लाइफ और फ्रीडम के अंतर्गत आती है, जो जापान का कॉन्स्टिट्यूशन प्रत्येक जापानी नागरिक को प्रदान करता है। तो यहाँ तक कल और आज की क्लास मिला के हम लोगों ने देखा कि जापान के अंदर किस तरह से बहुत व्यापक तरीके से नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार यहाँ पर खत्म होता है। अब हम लोग एक इसी में आगे नई चीज शुरू करने जा रहे हैं। एक और छोटा सा पार्ट और जो इससे जुड़ा हुआ है वो है ड्यूटीज, कर्तव्य। जैसे भारत के संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, उसी तरह से जापान के संविधान में भी कुछ कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। एक छोटी सी बात, और यहाँ पर हम कंपेयर करें अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में, तो भारत के संविधान में एक अलग से पूरा सेक्शन दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम पे। मतलब एक पूरा अलग भाग है जो मौलिक कर्तव्यों के का उल्लेख करता है। हालांकि वो मूल संविधान के अंदर वो भाग नहीं था, बाद में उसको जोड़ा गया। पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में एक 11वां कर्तव्य और जोड़ा गया। तो वर्तमान में हम कह सकते हैं कि टोटल 11 मौलिक कर्तव्य भारत के अंदर प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। उसी तरह से जापान के अंदर भी नागरिकों को कुछ कर्तव्य बताए गए हैं। अब यहाँ पर देखो दो चीजें हैं। पहली बात, अभी हम पढ़ रहे थे अधिकार और अब हम पढ़ रहे हैं कर्तव्य। ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक थोड़ा सा अंतर भी है। अंतर क्या है कि व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति अपने विकास के लिए कुछ सुविधाओं की आवश्यकता महसूस करता है। वो अपने हिसाब से किस तरह से अच्छी तरीके से जिए, इसके लिए वो सुविधाएं, वो प्रोविजन, वो प्रावधान उसको स्टेट से चाहिए, राज्य से चाहिए, तो उनको हम अधिकारों की श्रेणी में ले सकते हैं। लेकिन जिस राज्य के अंदर वो रह रहा है, उस राज्य को वो और कैसे बेटर बना सकता है, उस राज्य के सोसाइटी को, उसके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को, उसके सोशल एनवायरनमेंट को, उस स्टेट को, मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव या व्यापक रूप में वो एक कैसे अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है, इसके लिए उसको खुद को आगे आकर कुछ करना होगा। तो वो क्या करेगा, उन्हीं को ड्यूटीज या हम कर्तव्य के रूप में बता सकते हैं। तो अधिकार और कर्तव्य ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो जापान के अंदर भी अधिकारों का उल्लेख भी है, लेकिन साथ ही साथ कर्तव्यों का उल्लेख भी है। लेकिन एक बात मैं यहाँ स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि जिस तरह से एक अलग सेक्शन के रूप में भारत के अंदर या कुछ दूसरे देशों के अंदर कर्तव्यों का उल्लेख है, जापान में ऐसा सेपरेट सेक्शन या पृथक भाग के रूप में संविधान कर्तव्यों का उल्लेख नहीं करता है, बल्कि अधिकारों के साथ ही बीच बीच में वो मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख करता है। आप लोग देख सकते हैं, मैंने लिखा है कि जो चैप्टर 3 है जापान के कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर कुछ मौलिक कर्तव्यों को गिनाया गया है कि एक नागरिक को क्या क्या करना चाहिए। और ये सारे मौलिक कर्तव्य किस आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो हम कह सकते हैं कि 2 दिन से हम पढ़ ही रहे हैं कि जापान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाते वक्त सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का भी उस पर प्रभाव रहा है, समाजवादी विचारधारा। और समाजवादी विचारधारा के अंदर जब हम सबकी समानता की बात करते हैं, तो वो समानता कब स्थापित होगी, जब हर व्यक्ति अपनी अपनी ड्यूटी को फुलफिल करेगा। ड्यूटी मतलब कर्तव्यों का पालन करेगा। तो ये जो समाजवादी विचारधारा का प्रभाव है, इस समाजवादी विचारधारा के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कुछ मौलिक कर्तव्य जापान के संविधान के अंतर्गत डाले गए हैं। फिर यहाँ पर हम एक चीज और कह सकते हैं कि ये जापान के जो संविधान के अंदर उल्लेखित मौलिक कर्तव्य हैं, जिन जिन कर्तव्यों को गिनाया गया है, वो बहुत ही शॉर्ट में है, जिनका नंबर भी बहुत कम है। अभी हम देखेंगे 4 मौलिक कर्तव्यों की बात जापान का संविधान करता है। तो इन कर्तव्यों के पीछे एक और जो धारणा है, वो धारणा ये है कि जापान का जो समाज था, जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, वो टोटलिटेरियन या अथॉरिटेरियन, जिसको हम सर्वसत्तावादी
समाज कह सकते हैं। सर्वसत्तावादी समाज मतलब जैसे आज मैं बहुत पावरफुल व्यक्ति हूँ, सारे पावर मेरे पास है, तो मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, और उसमें मैं क्या ध्यान रखूंगा कि मेरे इंटरेस्ट कैसे पूरे होते हो। जो मेरे जो साथ में एसोसिएट हैं, मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं केवल उन्हीं के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करूंगा, और वो लोग जो मेरे से एसोसिएट हैं वो भी मेरे नाम पर अपनी मन मर्जी को चलाने की कोशिश करेंगे। तो एक तरह से अथॉरिटेरियन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, उससे क्या होता है कि कुछ लोग तो अपनी, कुछ लोगों को तो कहा जाता है आपको ये करना है, लेकिन जिनके पास अथॉरिटी होती है वो अपनी ड्यूटीज को भूल जाते हैं। तो ये जो माइंडसेट था, फ्यूडल जो स्ट्रक्चर था पहले का, या जो जब मोनार्की चल रही थी, तो मोनार्की और फ्यूडल स्ट्रक्चर के समय ये जो अथॉरिटेरियन मानसिकता थी, इसको खत्म करने के लिए मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो अब ये जो मौलिक कर्तव्य वो सम्राट से लगाकर एक कॉमन मैन तक सबको इन कर्तव्यों का पालन करना है। और एक दूसरी बात जो हम लोगों ने लिखी है कि जापान के अंदर लिबरल डेमोक्रेटिक फीलिंग्स, लिबरल डेमोक्रेटिक फीलिंग्स का मतलब कि मैं भी लोकतंत्र का पालन कर रहा हूं और मैं लोगों को भी लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करने का अवसर दूंगा। ये सब कब होगा? जब मैं अपनी ड्यूटी का पालन करूंगा और हर इंडिविजुअल अपनी अपनी ड्यूटी का पालन करेगा। तो एक लिबरल डेमोक्रेटिक फीलिंग को एक्सपांड करने के लिए भी जापान के अंदर संविधान के अंदर कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और जैसा मैंने आपको कहा था कि संविधान में कोई अलग से इसका कोई पार्ट इंडिकेट नहीं है, केवल अधिकार जहां जहां बताए गए हैं उन्हीं अधिकारों में बीच बीच में मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। तो ये एक प्रारंभिक परिचय हम कर्तव्यों के बारे में दे सकते हैं। और इसके बाद जब हम कर्तव्यों की बात करते हैं, कौन कौन से मौलिक कर्तव्य जापान के संविधान के अंतर्गत हैं, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 4 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख हम लोग कर सकते हैं जो जापान का संविधान प्रदान करता है। अब वो 4 मौलिक कर्तव्य कौन से हैं? सबसे पहले जब हम आर्टिकल 12 की बात करते हैं, आर्टिकल 12 के अंदर एक बात क्या कही गई है, आप याद करो, आर्टिकल नंबर 10 से लगाकर 40 तक मौलिक अधिकारों का अधिकार बताते हैं। जापान के संविधान में अनुच्छेद 10 से लगाकर अनुच्छेद 40 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। 12 भी उसी में आता है। अनुच्छेद 12 के अंदर क्या कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन उन अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? ये दायित्व है व्यक्ति का कि वो अपने अधिकारों की रक्षा करेगा। सपोज करो मुझे कमाने का अधिकार है, लेकिन मुझे कमाने का अधिकार है इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरों को व्यवसाय की आजादी छीनूंगा। उनका अधिकार मुझे प्रोटेक्ट करना है, मेरा अधिकार उनको प्रोटेक्ट करना है। तो ये हर व्यक्ति ये जिम्मेदारी के साथ देखेगा कि कैसे वो अपने दायित्वों का पालन कर रहा है, दायित्वों का पालन करते हुए अधिकारों का प्रयोग कर रहा है, और कैसे उसके द्वारा दूसरे के अधिकारों का हनन ना हो, ये भी उसको खुद को डिसाइड करना है, इसका ध्यान भी उसको खुद को रखना है। तो ये अनुच्छेद 12 जो अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी खुद व्यक्ति को प्रदान करता है। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं आर्टिकल 26 की, आप लोगों ने कल एक अधिकार पढ़ा था, शिक्षा का अधिकार। और शिक्षा के अधिकार में एक बात हम लोगों ने पढ़ी थी कि वहां पर प्राइमरी एजुकेशन और पोस्ट प्राइमरी एजुकेशन जो कि 6 से 15 वर्ष तक के बच्चों को दी जानी चाहिए, उसमें 2 चीजें आप लोगों ने पढ़ी थी, एसेंशियल और फ्री, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अब ये बात तो हमने देख ली कि हर व्यक्ति को ये अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है, लेकिन ये दिलाएगा कौन? तो अब यहाँ पर ये पेरेंट्स का दायित्व है। मतलब जितने भी जो पेरेंट्स हैं, ये उनकी ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराए, ताकि जापान के अंदर अशिक्षा का प्रसार ना हो। तो ये एक और आर्टिकल 26 जो शिक्षा से जुड़ा हुआ एक ड्यूटी हर व्यक्ति को प्रदान करता है। फिर जब हम बात करते हैं आर्टिकल 27 की, तो आर्टिकल 27 में अब कल आपने एक और राइट पढ़ा था, राइट टू वर्क, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, जिसको मैंने बताया था, जैसे हमारे यहाँ मनरेगा है, हमने कहा था कि जापान में प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है, अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या से जूझ रहा है तो वो स्टेट से डिमांड कर सकता है, राज्य से रोजगार की मांग कर सकता है। काम पाने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, लेकिन काम प्राप्त करने के बाद वो क्या करेगा, वो एक ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 27 में बताई गई है। आर्टिकल 27 क्या कहता है कि हर व्यक्ति कार्य प्राप्ति के साथ साथ जो कार्य उसको सौंपा गया है, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्पण के साथ वो उस कार्य को करेगा।
ये प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वो सौंपे गए कार्य का ईमानदारी से पालन करेगा। तो आर्टिकल 27 काम को करने से जुड़े हुए कर्तव्यों को रेखांकित करता है। और लास्ट जब तीसरा अनुच्छेद जो आर्टिकल 30 है, जब हम उसकी बात करते हैं तो वो साफ कहता है कि हर व्यक्ति टैक्स को पे करेगा, करों की अदायगी करेगा। ये देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट के पास रेवेन्यू प्राप्त करने का माध्यम क्या है? कोई भी स्टेट रेवेन्यू कहां से जनरेट करता है? वो लोगों के ऊपर टैक्स लगाता है रूल्स के अकॉर्डिंग। और जब लोग वो टैक्स पे करते हैं तो स्टेट की रेवेन्यू जनरेट होती है, और उसी रेवेन्यू के बेस पर स्टेट अपने सारे फंक्शन, चाहे वो एसेंशियल फंक्शन हो चाहे वेलफेयर के फंक्शन हो, वो सारे फंक्शन पूरा करता है। तो एक राज्य ये सारे काम कब कर पाएगा? जब लोग ईमानदारी से करों को या टैक्स को पे करें। तो जापान के अंदर भी हर नागरिक की ये ड्यूटी बताई गई है कि वो आर्टिकल 30 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित करता है कि आप अपने अपने टैक्स को पे करें। तो ये 4 जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये इनडायरेक्टली, फिर मैं कह रहा हूं अलग से सेक्शन में नहीं, अधिकारों के साथ ये मिक्स है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली लोगों को संविधान बताता है कि आपको राज्य के लिए, समाज के लिए और अपने लिए क्या क्या अपनी ड्यूटी निभानी है। तो ये आपका एक छोटा सा पार्ट हुआ जापान के अंदर मूल कर्तव्य। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लो। ये जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा है, किसी का भी कोई सवाल हो? जगदीश, आरती, चंचल, हर्ष, साइमा, तनिषा। सर आर्टिकल 39 क्या है सर? आर्टिकल 39 के अंदर हमने एक बात पढ़ी थी कि किसी भी व्यक्ति को डबल डेंजर, मतलब दोहरे खतरे का मतलब क्या होता है? एक तो होता है सिंगल थ्रेट, कि सपोज करो मैंने कोई अपराध किया है तो मुझे उस अपराध के बारे में पनिशमेंट दिया जाएगा, ये इस बात का मुझे पूरा आभास है, मुझे पता है कि मेरे अपराध के कारण मुझे पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन अगर एक ही अपराध के बारे में अगर मुझे एक बार पनिशमेंट मिल जाए और फिर उसी क्राइम को लेकर मुझे दूसरी बार और पनिशमेंट अगर दिया जाए, तो ये क्या होगा? ये मेरे साथ इनजस्टिस होगा। मतलब क्राइम मैंने एक ही किया है लेकिन उसको अलग अलग तरीके से 2 बार मुझे पनिश किया जा रहा है। तो किसी भी व्यक्ति को ऐसी स्थिति में नहीं रखा जाएगा कि आपको एक ही चीज के लिए 2 बार दंडित किया जा रहा है या 2 बार आरोपी बनाया जा रहा है। ये आर्टिकल 39 सर ऐसा किसी के साथ हुआ है क्या सर? ऐसा किसी के एग्जाम्पल है साथ सर इसका कोई? मैं इंडिया में देता हूँ आपके एग्जाम्पल। एक फिल्म है, अगर देखी हो अमिताभ बच्चन की, अंधा कानून। देखी कभी? नहीं देखी हो तो देखना, ये इंडिया के अंदर भी है। अंधा कानून मूवी में क्या होता है कि अमिताभ बच्चन एक फॉरेस्ट ऑफिसर होता है और उसको किसी कॉन्स्पिरेंसी के अंदर फंसा दिया जाता है। अमरीश पुरी विलेन होता है, तो वो स्मगलर होता है और खुद के मर्डर का चार्ज वो उस फॉरेस्ट ऑफिसर पे लगा देता है, जो कि एक्चुअल में मरा नहीं था। अमरीश पुरी मरा नहीं था, लेकिन अपने मर्डर का चार्ज वो फॉरेस्ट ऑफिसर अमिताभ बच्चन पे लगा देता है। कोर्ट के अंदर वो प्रूव भी हो जाता है और अमिताभ बच्चन को जेल हो जाती है। ठीक है, फिर फिल्म के क्लाइमेक्स में लास्ट में क्या होता है कि अमिताभ बच्चन उसी अमरीश पुरी को कोर्ट के अंदर मारता है, और फिर वो क्या कहता है कि जज साहब, इस व्यक्ति के मर्डर की सजा आप मुझे नहीं दे सकते, क्योंकि इसी व्यक्ति के मर्डर के इल्जाम में आपने ही मुझे सजा दे दी है। तो मतलब जो ये फिल्में क्या है, एक्चुअल रियल लाइफ का ही तो पार्ट है। तो इस प्रकार की कंडीशंस अगर अप्लाई होती है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, तो एक व्यक्ति को 2 बार आप एक ही अपराध के लिए सजा नहीं दे सकते। ये एक प्रोविजन जो है, वो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारे यहाँ भी है और जापान के अंदर भी ये प्रावधान रखा गया। तो इसको हम डबल थ्रेट के रूप में या एक संदेह की स्थिति के रूप में बता सकते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। और कोई सवाल किसी का? तनिषा? नो सर। साइमा का एक ही आंसर आएगा, नो सर। तो चलो हम अगले टॉपिक पे मूव करें फिर, अगर आप लोग एग्री हो तो। ये जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा था
ये था फंडामेंटल राइट्स। अब हम लोग दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इसी यूनिट का, और वो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा जापान के अंदर प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट। ये हमारा आज का एक अगला टॉपिक जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में जापान के कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेंट या उसके सिलेबस के अंदर है। क्लियर? स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम बात कर रहे हैं जापान में प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो, 3 देश आपके सिलेबस में हैं, जापान और ब्रिटेन ये आपके फर्स्ट पेपर में है, और इंडिया ये आपके सेकंड पेपर में है। और इन तीनों के अंदर एक कॉमन बात क्या है, ये टॉपिक शुरू होने के पहले मैं कुछ जनरल बात बता रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी ये सारी चीजें। जापान, ब्रिटेन और इंडिया, इन तीनों के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसको हम संसदात्मक व्यवस्था कहते हैं, है ना। तो जब हम ब्रिटेन और इंडिया को कंपेयर करते हैं तो वहां बहुत कुछ चीजें अलग नहीं है। मतलब आप ये समझ लो 99% चीजें इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम में और ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम में कॉमन है। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं इसको जापान से, तो जापान में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन जापान और इंडिया के बीच में अगर हम कंपेयर करते हैं तो उन दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो वो डिफरेंसेस क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन के अंदर कुछ अलग से प्रोविजन किए गए हैं जिसको लेकर दोनों में डिफरेंस हम लोग बता सकते हैं। तो उन्हीं चीजों को हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर चीजें कॉमन होती जापान में, इंडिया में, ब्रिटेन में, तो उनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती। एक चीज को पढ़ लेते हम, एक कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लेते और सब चीजें हमारी समझ में आ जाती। लेकिन थोड़ा बहुत मूलभूत अंतर, जो बेसिक डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस के आधार पर वो एक अलग सिस्टम हमारे सामने इमर्ज होकर आता है। तो इसी रूप में हम जापान के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देखने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है, इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो वो बेसिक इंट्रोडक्शन की जब मैं बात करता हूँ जापान के प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को लेकर, तो सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि जापान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर का जो एक्चुअल सेंटर है वो सेंटर बनाया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को। यानी कि सम्राट वहां पर मुखिया नहीं है, मुखिया इन द सेंस हेड ऑफ द स्टेट तो है, लेकिन वो मतलब जिसको हम कहते हैं कि जिसकी इंपॉर्टेंस है फंक्शन के तौर पर, वो वहां पर सम्राट की नहीं है। क्योंकि जापान के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करने के बाद उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सारा पावर दिया गया है। तो ये, लेकिन ये बात तो है 1947 से, जो हमारा अभी करंट शोवा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है उससे। उसके पहले वहां पर क्या स्थिति थी, तो ये बात हम लोग जानते हैं कि वहां पर फ्यूडल सिस्टम था। फ्यूडल सिस्टम के बाद राजतंत्र मोनार्की आया। मोनार्की के अंदर राजा मुखिया होता था। तो क्या उस समय जब हम मोनार्की की बात कर रहे हैं, जब 1887 का जो मेजी कॉन्स्टिट्यूशन आया जो कि 1947 तक चला, उसके अंदर इसका क्या स्टेटस था, तो वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने लिख रखे हैं। मेजी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, मेजी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पर भी प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं है। जो मेजी कॉन्स्टिट्यूशन है था, मतलब 1947 तक जो इफेक्टिव रहा, उसके अंदर ना तो प्राइम मिनिस्टर शब्द का उल्लेख है, ना कैबिनेट शब्द का उल्लेख है। उसके अंदर 3 शब्द का बहुत महत्व था। एक द किंग, सम्राट, दूसरा उसका एम्परर, साम्राज्य, और उसी से जुड़ा एक और शब्द है साम्राज्य। मतलब जो कुछ भी है वो किसका है, या तो सम्राट का है या साम्राज्य का है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम बता सकते हैं मेजी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जापान के संविधान में
मेजी संविधान में जो 1887 और 89 में बनकर इंप्लीमेंट हुआ था। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर मंत्रिमंडल या पीएम जैसी व्यवस्था थी ही नहीं। 1885 में यानी कि मेजी संविधान जब इंप्लीमेंट हुआ उसके पहले 4 साल पहले 1885 में सम्राट ने एक ऑर्डिनेंस, जिसको हम हिंदी में अध्यादेश कहते हैं, वो ऑर्डिनेंस जारी किया और उस ऑर्डिनेंस के आधार पर उसने मंत्रिमंडल, मतलब अपने एडवाइजर्स, क्योंकि मंत्रिमंडल शब्द तो कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं, तो हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि 1885 में ऑर्डिनेंस के द्वारा जापान के सम्राट ने एक मंत्रिमंडल की रचना की, जो कि क्या था, एक एडवाइजरी कमेटी। आप अगला पॉइंट देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है परामर्शदात्री निकाय। परामर्शदात्री निकाय का मतलब एक ऐसी कमेटी जिसका काम केवल और केवल एडवाइस देना था और जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में, मेजी कॉन्स्टिट्यूशन में कतई उल्लेख नहीं था। तो ऐसी एक परामर्शदात्री निकाय के रूप में मंत्रिमंडल भी था और प्राइम मिनिस्टर भी था। तो ये बात हम कह सकते हैं कि मेजी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी मंत्रिमंडल भी थे और प्रधानमंत्री भी थे, लेकिन उनका स्टेटस क्या था ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। लास्ट पॉइंट आप लोग देख सकते हो, मैंने इसके अंदर एक लिखा है कि मंत्रिमंडल था तो सही, लेकिन उसका स्वरूप आज जैसा नहीं था। आज जैसा मतलब शोवा कॉन्स्टिट्यूशन में या पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर और जिस प्रकार से कैबिनेट होती है वैसा नहीं था। क्या था कि सारे मंत्री नियुक्त कौन करता था? सारे के सारे मंत्री अपॉइंट होते थे सम्राट के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर खुद सम्राट के द्वारा अपॉइंट होता था। यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर का कोई कंट्रोल किसी मिनिस्टर पे नहीं था। आप लोग ये सब देख सकते हो, आज ऐसा होता है, लेकिन उस समय नहीं था। सारे मंत्री अपॉइंट करने का और उनको पोस्ट से डिसमिस करने का जो अधिकार था वो सम्राट को था। सारे मिनिस्टर उस समय जो जिनको के एडवाइजर हम लोग कह सकते हैं, वो सारे के सारे व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूं, अभी हम कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन उस समय मेजी कॉन्स्टिट्यूशन में सारे मंत्री इंडिविजुअल सम्राट के प्रति रेस्पॉन्सिबल होते थे। यहां तक कि पूरी कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर, आपको मैंने बताया था 1890 के अंदर वहां पर एक डायट लेजिस्लेचर की स्थापना की गई थी। एशिया के अंदर जापान पहला देश है जहां पर लेजिस्लेचर बना था 1890 में। लेकिन लेजिस्लेचर डायट होने के बावजूद पूरा का पूरा मंत्रिमंडल डायट के बाहर का होता था। यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम क्या कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर से चुनकर आती है, लेकिन वहां ऐसा नहीं था। सम्राट मुखिया था और वो अपनी मर्जी से कहीं से भी मंत्रियों को नियुक्त करता था, उनको पद से हटाता था। और जरूरी नहीं है कि उन मंत्रियों की बातों को सम्राट माने ही माने। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हम क्या कह सकते हैं कि जो सिस्टम था मेजी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सिस्टम कैबिनेट का होते हुए भी वो असली कैबिनेट के रूप में काम नहीं करता था। प्राइम मिनिस्टर भी होते हुए वो एक्चुअल पावर का यूज नहीं करता था। ये सब के सब सम्राट के अधीन थे और सम्राट जितनी पावर्स इनको देता था उतनी ही पावर्स का यूज ये सारे मिनिस्टर्स और ये प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा किए जाते थे। तो एक तरह से इन शॉर्ट अगर हम समराइज करें तो मेजी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कैबिनेट सिस्टम था वो बहुत ही वीक, बहुत ही शक्ति शून्य, पावरलेस था। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम ये नहीं कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल का अपना कोई विशेष महत्व था, वो केवल फॉर्मल, औपचारिक रूप से काम कर रहा था। तो ये स्थिति चलती रही जापान के अंदर 1947 तक, जब तक कि नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना। जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, शोवा कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम ये कह सकते हैं कि जापान के अंदर संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। और उस पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो आज वर्तमान में पॉलिटिकल साइंस जिस तरह से पार्लियामेंट्री सिस्टम को डिफाइन करता है, उसी प्रकार का पार्लियामेंट्री सिस्टम हम जापान में भी देख सकते हैं। उसी प्रकार कैबिनेट का गठन भी होता है, उसी प्रकार प्राइम मिनिस्टर हावी भी रहता है। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम की एक विशेषता है, वही विशेषता यहाँ पर हम कैबिनेट में नए संविधान के तहत देख सकते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं, लगभग 4.5 मिनट का समय है, 2 पॉइंट्स हम कवर कर लेंगे। अभी की कैबिनेट की क्या विशेषताएं हैं?
कैबिनेट बनती कैसी है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, वो सब हम बाद में बात करेंगे। अभी जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है कि जापान के अंदर कैबिनेट सिस्टम के फीचर्स क्या हैं, मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं। तो जो सबसे पहला फीचर, सबसे पहली विशेषता हम बता सकते हैं वो है एग्जीक्यूटिव पावर्स वेस्टेड इन कैबिनेट। जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं उनको मंत्रिमंडल में निहित किया गया है। देखो, एक मैं जो कह रहा था, एक बड़ा डिफरेंस जो इंडिया और जापान में है, जो ब्रिटेन और जापान में है, वो ये भारत के अंदर कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति जो कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है उसमें निहित की गई है। ब्रिटेन के अंदर कार्यपालिका की सारी शक्तियां सम्राट में निहित की गई है। लेकिन जापान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जापान की सारी कार्यपालिका शक्तियां कैबिनेट में निहित की गई है, वहां सम्राट का शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये एक पहला मेजर डिफरेंस। आर्टिकल 65 में साफ कहा गया है कि सारी की सारी कार्यपालिका शक्तियां का मंत्रिमंडल के द्वारा प्रयोग में लाई जाएगी। और इसी तरह से एक और बात जो आर्टिकल 72 और 73 के अंदर कही गई है कि जो कैबिनेट है वो जितने भी नेशनल इश्यूज हैं उनको डायरेक्टली गवर्न करेगा, उनको डायरेक्शन देगा। अब ये एक छोटा सा शब्द लिख रखा है, डायरेक्शन देना। डायरेक्शन देने का मतलब जो नेशनल इश्यूज हैं उनको टैकल करने का काम। आप जानते हो वहां पे यूनिटरी गवर्नमेंट है, एकात्मक शासन व्यवस्था है। सारी शासन व्यवस्था सेंटर टोक्यो में जो उनका हेडक्वार्टर है वहीं से सारी पूरे जापान की गवर्नेंस संचालित होती है। तो ये यही सेंटर की जो गवर्नमेंट है वो पूरे देश के अंदर नेशनल इश्यूज को कंडक्ट करेगी। तो इसके लिए कैबिनेट को एकमात्र अधिकार दिया गया है। तो ये जो 3 आर्टिकल है 65, 72 और 73, इनके बेस पर हम बता सकते हैं कि जापान में संविधान ने सारी कार्यपालिका शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित की है। एक दूसरा फीचर जो हम बता सकते हैं वो किसी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है और जापान में भी है, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स लीडरशिप। जो मंत्रिमंडल का जो नेतृत्व करने वाला है वो कौन है? वो प्रधानमंत्री है। यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया जाएगा। 3 आर्टिकल इस बात को वहां पर इंडिकेट करते हैं। आर्टिकल 66 में कहा गया है कि किसी भी कैबिनेट का मुखिया प्रधानमंत्री होगा, और मुखिया होने के नाते आर्टिकल 68 क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री खुद जो मेजॉरिटी पार्टी है उसमें से मंत्रियों को नियुक्त भी करेगा और उनको उनकी पोस्ट से हटाएगा भी। तो नियुक्ति और पद विमुक्ति का अधिकार आर्टिकल 68 के अंदर है। और आर्टिकल 70 साफ कहता है कि अगर किसी कारणवश प्राइम मिनिस्टर को अपनी पोस्ट से रिजाइन देना पड़ा तो पूरी कैबिनेट को अपनी पोस्ट से रिजाइन देना पड़ेगा। यानी कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी जो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम प्राइम मिनिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि चूंकि अगर लीडर हट रहा है तो पूरी कैबिनेट को हटना पड़ेगा। तो ये दूसरा फीचर प्राइम मिनिस्टर्स लीडरशिप या प्रधानमंत्री का नेतृत्व। 40-50 सेकंड रह गए हैं। किसी का सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, अन्यथा फिर हम लोग बाकी की बातें कल की क्लास के अंदर कवर करेंगे। कोई सवाल किसी का? बताओ भाई जल्दी, समय कम है हमारे पास। किसी का कोई सवाल? नो सर। तनिषा, कोई सवाल नहीं किसी का? तो चलो फिर कल हम लोग ये फीचर्स और किस तरह से अमेरिका के अंदर दूसरी व्यवस्थाएं हैं मंत्रिमंडल को लेकर, उनके पावर्स क्या है, उनका फॉर्मेशन क्या है, वो सब चीजें हम लोग कल की क्लास में शार्प 8:15 पे देखेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। और कोई सवाल हो तो कल आप लोग लेकर आइएगा।